इसके बाद नेक्स्ट है, आप लोगों ने एक्सेल के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भेजे हैं और ये अच्छा भी है क्योंकि एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन सेल बी टू में कोई वैल्यू है, सेल B2 में एन अकाउंटेंट एंटर्स द नंबर्स ऑफ आवर्स एम्प्लॉय यूजुअली वर्क पर वीक। हर वीक में एम्प्लॉय जितना काम करता है वो उसमें रिकॉर्ड करते हैं, विच इज 40 आवर्स। सो ये फर्ज करते हैं सेल B2 है और उसमें वैल्यू है 40 आवर्स। ये पर वीक आवर्स हम रिकॉर्ड करते हैं, तो सेल हो गया ये वाला और उसमें हमने रिकॉर्ड कर दिया 40 आवर्स। In cells C10 to C14, the employees actually hours worked are entered. They range from 38 to 42. Cell C10, नेक्स्ट वाला हम C ले लेते हैं। C10 से C14 तक रेंज दी हुई है। रेंज कैसे? 38 to 42. So 38, 39, 40, 41 and 42. अच्छा, अब ये आवर्स उन्होंने दी हुई है कि जो टिपिकल आवर्स होते हैं, एक रेंज दी हुई है 38 से 42 तक। अब देखो सेल C10 से C14, C10, 11, 12, 13, 14, 5 सेल्स हैं, तो हर सेल में ये वैल्यू होगी 38, 39, 40, 41 एंड 42। तो ये 5 सेल हो गए और ये रेंज ऑफ आवर्स भी आ गए, डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। इन सेल D10 टू D40, अगले जो 5 सेल्स हैं ये वाले, the accountant wishes to note whether the employee will receive overtime by using an if function. Cell D10 should hold the formula. अब यहां पे वो क्या करना चाह रहे हैं कि जब भी वो कुछ सर्टेन आवर्स क्रॉस करता है तो उसको हमने ओवर टाइम देना होता है, लेकिन अगर उन आवर्स से कम होगा तो हमने ओवर टाइम उनको नहीं देना। तो इसलिए हम यहां पर इन सेल्स में देखना चाह रहे हैं कि ओवर टाइम मिलेगा या नॉट एप्लीकेबल होगा। जिनको ओवर टाइम मिल रहा है उसके आगे ओवर टाइम लिखा होना चाहिए, जिनको नहीं मिल रहा उनके सामने नॉन एप्लीकेबल लिखा होना चाहिए। ओवर टाइम का क्राइटेरिया क्या यहाँ पे दिया हुआ है, विशेष टू नोट वेदर, ये इन्होंने इस टेक्स्ट में तो नहीं बताया हुआ लेकिन फॉर्मूला बताया। अब क्या हम चाह रहे हैं कि जब भी वो सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी क्रॉस हो, लेट्स से 40 आवर्स है, तो जिस एम्प्लॉय के 40 आवर्स से ऊपर है उनको ओवर टाइम मिलना चाहिए, जिनके 40 आवर्स से कम है उनको ओवर टाइम नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए इफ फॉर्मूला कौन सा हो सकता है? सो मुंता, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा इफ फॉर्मूला ठीक है? सर पहले हम लोग ओवर टाइम किसी एक सेल का निकालना ही है सबका। एक सेल में आप लगाओगे फिर बाकी सब में आप वैसे ही ले जाओगे। वो आपसे पूछ रहा है इस सेल का। 38 का, तो 38 पे ओवर टाइम जी, नहीं आएगा। तो हाँ जी, 38 पे ओवर टाइम आएगा या नहीं। 4 फॉर्मूला दिए हैं इफ वाले और उन्होंने बीच में छोटे छोटे मिस्टेक्स दी हुई है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि इफ का फॉर्मूला कौन से में ठीक है, कौन सा इफ का फॉर्मूला ठीक है इन चारों में से। पता नहीं सर, नहीं हो रहा क्या? अच्छा, नहीं हो रहा सर। ओके। पहले जो वैल्यू है यहाँ पर, ये 40 आवर्स वाली वैल्यू है, ये किस सेल में दी हुई है? ये इन्होंने दी हुई है B2 में। और ये जो 38 आवर्स वाली है ये वैल्यू इन्होंने दी हुई है सेल C10 में। 39 सेल C11 में है एंड C14 तक यहाँ पे दी है। अब फॉर्मूला जो हमने लगाना है वो D10 में लगाना है यहाँ पर। ये अगर C है तो नेक्स्ट जो है वो D होगा। यहां पर हमने इफ का फॉर्मूला लगाना है ताकि हम देख सकें कि इस एम्प्लॉय को जो 38 आवर्स काम कर रहा है इसको ओवर टाइम मिलना है कि नहीं। D10 में हम फॉर्मूला लगाएंगे, जब इफ का फॉर्मूला लग जाएगा इसको हम कान से पकड़ेंगे और नीचे तक ले जाएंगे। ये सिचुएशन है सर। अब D10 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वन बाय वन देखते हैं। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, इफ फॉर्मूला तो इफ इन्होंने यूज किया ब्रैकेट ओपन, $10। यहां पर C जो है ये कॉलम है, 10 जो है रो है, इन दोनों के बीच में डॉलर साइन आ रहा है। ये डॉलर साइन हम कब यूज करते होते हैं मुंतहा? सर वो एब्सोल्यूट में। एब्सोलूट में या रिलेटिव में। आप जब एब्सोलूट रेफरेंस करते होते हैं तो अगर आपने C10 जब वो नीचे फॉर्मूला नहीं लगा। हाँ जी, अगर आपने यहां पर C10 को एब्सोलूट रेफरेंस मार्क कर दिया तो जब आप फॉर्मूला नीचे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन हमने इसको तो कांस्टेंट नहीं रखना, कांस्टेंट तो हमने रखना है 40 को।
ये वाली तो चेंज होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने एब्सोल्यूट रेफरेंस मार्क किया। एक तो ये, दूसरी बात, ये जब आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस करना होता है, अगर सेल का रेफरेंस है C10, तो एब्सोल्यूट के लिए आप क्या करते हैं, C से पहले भी डॉलर लगाते हैं और 10 से पहले भी डॉलर लगाते हैं, दोनों आपने डॉलर लगाना होता है। लेकिन डॉलर्स जो हम लगाएंगे एब्सोल्यूट, वो B10 के लिए लगाएंगे, B2 के लिए लगाएंगे, वो इसके लिए हम नहीं लगा सकते। ये तो रिलेटिव रेफरेंस ही रहने चाहिए। एब्सोल्यूट रेफरेंस हमने इसके लिए लगाना है, B2 के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो तो ठीक नहीं है। ये क्लियर हो गया? नहीं सर, नहीं हो रहा ये। ओके, आपने यहां पर इफ फॉर्मूला लगाना है D10 में, ठीक है। ये जो 38 है ये रिलेटिव रेफरेंस रहेगा, क्योंकि जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे D10 में और उसको नीचे लेके जाएंगे, तो ये वाले जो सेल्स हैं C10 से C14, ये फॉर्मूला में चेंज होने चाहिए। लेकिन आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो आवर्स को, 40 आवर्स के साथ, जो कि B2 में लिखा हुआ। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस आपने B2 के लिए लगाना है, जो कि फिक्स रहेगा, और ये जो है सारे के सारे ये रिलेटिव रेफरेंस होने चाहिए। यहां तक कहानी समझ आ गई? जी। ओके, अब हमें ये पता है कि ये सारे रिलेटिव रेफरेंस हैं और यह जो है B2 ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। अब अगर हम फॉर्मूला ये लगाते हैं ए वाला, इफ ब्रैकेट ओपन $10, अब $10 जो है ये कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं, क्योंकि जब आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर C10 में लगाना है, तो उसके लिए आपको रो से पहले भी डॉलर लगाना है और C से पहले भी डॉलर लगाना है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो है ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं, क्योंकि इसमें $1 लगा हुआ है। तो ए इसलिए गलत है कि ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए कॉलम से पहले भी डॉलर लगेगा और रो से पहले भी डॉलर लगेगा। ये क्लियर है कि ए क्यों गलत है? जी सर। अक्सर? जी सर। ओके, बी देखते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन $C10, कॉलम से पहले भी डॉलर लगाया है, रो से पहले भी डॉलर लगाया है, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस हमने किसको किया? C10 को। हमने इसको किया। क्या C10 जो है उसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस हमने लगाना है मुंतहा? जी सर। जो C10 में वैल्यू है ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव होनी चाहिए या एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट। नहीं, एब्सोल्यूट ये होगी B2 वाली रिलेटिव। वैल्यू। ये जितनी ओ हाँ वैल्यूज जी। हैं C10 से C14 ये रिलेटिव होंगी, क्योंकि जब डी वाले फॉर्मूला को आप नीचे लेके जाओगे, तो यहाँ पर ये 39 होनी चाहिए, 40, 41, तो ये सारी वैल्यूज रिलेटिव होनी चाहिए। और ये B2 वाली जो वैल्यू है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो बॉक्स में, ये वाली जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो अब अगर फॉर्मूला बी ऑप्शन में ये लग रहा है कि C10 को हमने एब्सोल्यूट कर दिया, तो क्या ये ठीक है या गलत है मुंतहा? गलत है। गलत है, क्योंकि ये तो रिलेटिव होना चाहिए, तो इसको तो आप डॉलर्स लगा ही नहीं सकते। इसी तरह ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी इज इक्वल टू इफ C10, अभी C10 नॉर्मल रिलेटिव रेफरेंस है, इज ग्रेटर देन $B2। बी कॉलम है और 2 जो है ये रो है, और डॉलर जो है सिर्फ कॉलम से पहले लगा है, रो से पहले नहीं लगा। तो क्या ये फॉर्मूला हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस दे सकता है B2 का? अक्सर नहीं सर। नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें डॉलर साइन जो है वो सिर्फ कॉलम से पहले लगा है, रो से पहले नहीं लगा। तो ये सी भी जो है कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बाकी जो बच गया डी इज इक्वल टू इफ C10 जो है ये नॉर्मल रेफरेंस है, ये वाला 38 रिलेटिव रेफरेंस है, ठीक है, इज ग्रेटर देन $B2, कि ये जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है 40 आवर्स वाला B2 में, रो से पहले भी उन्होंने डॉलर लगाया, कॉलम से पहले भी लगाया, कॉमा ओवर टाइम, कॉमा अगर फॉल्स है, अगर तो ट्रू है तो ओवर टाइम, अगर फॉल्स है तो नॉट एप्लीकेबल। तो ये फॉर्मूला जो है ये ठीक है, क्योंकि इसमें C10 जो है इसको रिलेटिव रेफरेंस लिया हुआ है और B2 जो है इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस लिया हुआ है। तो सिर्फ ऑप्शन डी जो है यही फॉर्मूला ठीक है। क्लियर विद दिस थिंग? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। यस। अक्सर? यस। Okay, very good. Next question 183.
which of the following mathematical symbols used in formulas is in the correct order of precedence in spreadsheet calculation? कि अगर आप एक फॉर्मूला लेते हैं और उसमें आप ये वाले मैथमेटिकल वेरिएबल्स यूज करते हैं सारे के सारे, तो एक्सेल जो है उस फॉर्मूला में किस सीक्वेंस में उसको कैलकुलेट करेगा। ये एक चीज हमने क्लास पे डिस्कस नहीं की थी, बड़ा अच्छा किया कि क्वेश्चन हमें आपने बेसिकली फॉरवर्ड कर दिया। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ए को हम देख लेते हैं। पहला जो है वो ये वाला साइन है। ये साइन किस चीज को शो करता है? किसी ने चेकआउट किया इसको? मुंतहा सर मल्टीप्लाई को नहीं, वो तो स्टार सर ये जब आप कुछ लेटर लिखे उससे पहले लगाते हैं। जी ये एक्सपोनेंट बेसिकली शो करता है। एक्सपोनेंट जो है जैसे 2 रेज टू पावर 2, जो रेज टू पावर होता है ये एक्सपोनेंट होता है, उसको ये सिंबल शो करता है एक्सेल में। ये सिंबल किस चीज को शो करता है? स्लैश। अक्सर जब मल्टीप्लाई डिवाइड करो। डिवाइड करो, वेरी गुड। मुंतहा ये किसको शो करता है? प्लस। जब ऐड करें, ऐड करें, एडिशन। और माइनस जो है ऑफ कोर्स वो शो करता है सब्सट्रैक्ट। अब ये इन्होंने दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला में अगर हमने कोई फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगाया है एक्सेल में और इन चारों को हमने यूज किया है, अब पॉइंट ये है कि जब वो हम एंटर दबाएंगे और एक्सेल उस फॉर्मूला को प्रोसेस करेगा जिसमें ये चारों वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो वो किस सीक्वेंस में उसको प्रोसेस करेगा? पहले वो माइनस करेगा, पहले प्लस करेगा, डिवाइड करेगा या एक्सपोनेंट करेगा, क्या करेगा? तो इसका हमने क्लास में भी डिस्कस नहीं किया था। जब एक्सेल, देखो इस तरह के जो मैथमेटिकल रूल्स होते हैं ना, कि एक फॉर्मूला में अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, डिवाइड भी कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन आपने स्कूल टाइम में भी देखी होंगी, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा वो बैड मैथ्स पढ़ा होगा, वो एक होता है, लेकिन ये स्कूल के लेवल में यूज होता है। जब एक्सेल किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट मैथमेटिकल वेरिएंट्स आ रहे हों या वेरिएबल्स आ रहे हों, तो उसके लिए वो लॉजिक यूज करता है पैम डैश की। पैम डैश का क्या मतलब है कि अगर एक इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो एक्सेल सबसे पहले परसेंटेज, अगर उसमें होगी p से परसेंटेज है, तो सबसे पहले उस इक्वेशन में एक्सेल परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा। सेकंड उसके बाद e है, e होते हैं आपके एक्सपोनेंट्स, तो परसेंटेज के बाद जो एक्सपोनेंट्स होंगे उस इक्वेशन में एक्सेल उसको सॉल्व करेगा। उसके बाद फिर अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन का है जो कि स्टैरिक से आता है, सो अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन का है तो वो मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद d है स्लैश डिवाइड, उसके बाद वो डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद है एडिशन प्लस, एक्सेल उसको ऐड करेगा, एडिशन करेगा। और सबसे लास्ट में जो फॉर्मूला में सब्सट्रैक्शन होगी तो वो सब्सट्रैक्ट करेगा वैल्यू। तो एक्सेल जो लॉजिक यूज करता है, ये जो मेथड यूज करता है, उसको कहते हैं पैम डैश। अगर एक इक्वेशन में ये सारे वेरिएबल्स होंगे तो पहले परसेंटेज सॉल्व होगी, फिर एक्सपोनेंट सॉल्व होंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन एंड लास्ट में एक्सेल उसको सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये लॉजिक बेसिकली हम यूज करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि ये भेज दिया। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऊपर कौन सा सीक्वेंस पैम डैश के मुताबिक है? मुंतहा सर ए। अक्सर व्हाट डू यू थिंक? सर ए है। आप ये एग्जांपल करके दिखाएं उसके। सॉरी, ये कुछ सॉल्व करके दिखाएं। अब सॉल्व करके दिखाऊं, इसमें कौन सा फॉर्मूला में लगाऊं इतना लंबा जिसमें सारे वेरिएबल्स हों? कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। सारे में जो ऑप्शन है उसके। हाँ, एक्सपोनेंट्स तो नहीं लगाते, वो मुश्किल हो जाएगा। हम प्लस माइनस डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है जिसको हमने करना है इज इक्वल टू 10 प्लस 10, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। अब इसमें हमने लगा दिया है डिवाइड भी, सो 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें प्लस का फंक्शन भी है और इसमें डिवाइड का फंक्शन भी है। अब पहले एक्सेल कौन सा करेगा? पहले एक्सेल जो है वैल्यू को डिवाइड करेगा,
और फिर उसको वो, हाँ जी, पहले उसको डिवाइड करेगा और फिर उसको एडिशन परफॉर्म करेगा। ये लॉजिक यूज करेगा एक्सेल। या 10 इंटू 10 टाइम्स 10 है, ये वैल्यू है, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये फॉर्मूला है, इसमें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर एक वैल्यू के साथ ऐड हो रही है और फिर डिवाइड हो रही है। अब इसमें एक्सेल किस तरह उसको सॉल्व करेगा, जब हम एंटर दबाएंगे तो सबसे पहले जो है एक्सेल मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेगा, 10 इंटू 10 करेगा, फिर उसके बाद डिवीजन करेगा, डिवाइड बाई 2 करेगा, और फिर उसको प्लस 10 करेगा। ठीक है, तो एडिशन सबसे लास्ट में होगी और आंसर हमारे पास आएगा 105। अब मैंने इसमें एग्जांपल दी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और डिवीजन भी है। क्लियर विद दिस थिंग? सर मगर आपने इसमें ब्रैकेट लगाए हैं, तो ब्रैकेट से तो जाहिर बात है कि वो पहले ब्रैकेट वाली करेगा उसके बाद इसका। हाँ, जब ब्रैकेट लगेंगे तो ऑब्वियसली ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेगा, और यही पर्पस है ब्रैकेट लगाने का। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो वो 10, तो वो पहले क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है या ऐड करता है? तो पहले वो करता है मल्टीप्लाई, तो क्या कर देगा, फिर भी 10 इंटू 10 ही करेगा। चेक कर लेते हैं, अगर ब्रैकेट हम ना लगाए तो क्या आंसर आता है। फिर भी 105 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट अगर नहीं भी लगाए तो पहले उसने एनीवे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसने डिवाइड करना है और फिर उसने प्लस करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, वही 105 आएगा। क्लियर विद दिस थिंग मुंतहा? यस सर। लेकिन जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ऑब्वियसली पहले जो है ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व होती है और फिर पैम डैश का वो बाकी सारा रैशनल यूज करेगा। ओके, अक्सर, आर यू क्लियर? यस। ओके,